मैं अपनी गरीबी से तंग आ चुकी थी। 15 साल की उम्र से मैं अमीर लोगों के घरों में काम करके थक चुकी थी। अब तो मेरी उम्र 40 के पार हो गई थी और मेरी बेटियां भी जवान हो गई थी। मैं हर समय यही सोचती, क्या उनकी किस्मत भी मेरी तरह होगी? क्या ये भी सारी ज़िंदगी अमीर लोगों की गुलामी करते करते गुजार देंगी? अब मुझे अपनी बेटियों की किस्मत खुद बनानी थी। मैं आज अपने मालिक के घर के फ्रिज की सफाई कर रही थी और उसमें से गला सड़ा खाना निकालते हुए मेरे दिल को बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी। यह खाना जो फ्रिज में पड़े पड़े सड़ गया था, अब कूड़ेदान की शोभा बढ़ाने वाला था। अगर यह घर के नौकरों को दे दिया जाता तो कम से कम हम लोग पेट भर के खाना खा लेते, लेकिन यह मालिक लोग फ्रिज में खाना सड़ा देते हैं लेकिन नौकरों तक को नहीं देते। मैं अक्सर ही सोचा करती थी कि आखिर इन लोगों में ऐसी क्या खास बात है जो भगवान ने इन्हें छप्पड़ फाड़ करके दौलत दे रखा है। काश मेरी शादी राहुल जैसे निकम्मे इंसान के साथ ना हुई होती। काश मेरी शादी बंगले के मालिक से हो जाती तो आज मैं और मेरी बेटियां भी इस घर की मालकिन होती। मैं काम से फ्री नहीं हुई थी कि तभी मेरी मालकिन शोर मचाते हुए किचन में दाखिल हुई और कहने लगी, तुम सब जल्दी से अपना अपना काम ख़त्म करो और मेरे पास आओ। हमारे घर कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए कुछ ज़रूरी इंतजाम करना है। अपना हुक्म सुनाकर वह चली गई थी। मेरे साथ की नौकरानियां बड़ी तेज़ी से हाथ चलाने लगी थी। वो ये सब मालकिन को खुश करने के लिए कर रही थी। मैं जब यह सब देखती तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता। खैर, आज का पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहा। मालकिन ने ढेर तरह के पकवान बनवाए थे। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर ना जाने घर में कितने मेहमान आने वाले हैं। असल झटका तो मुझे तब लगा जब मालकिन के सिर्फ 3 ही मेहमान आए थे। इतना सारा खाना सिर्फ 3 मेहमानों के लिए बनाया गया था। अगर यह खाना हम जैसे लोगों के घर में बनता तो गरीब की बेटी की बारात निपट जाती। बाद में मालकिन ने हमें यह बात बताई कि मेरी बेटी माला के लिए बहुत ही ऊंचे ख़ानदान से रिश्ता आया है और यह सब इंतजाम उसी के लिए किए गए थे। माला अच्छे घर में पैदा हुई थी और फिर अच्छे ही घर में ब्याह कर जा रही थी। मालकिन की बेटी इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, बस ये था कि उसमें नखरा बहुत ज़्यादा था और मालिक की जान थी अपनी बेटी में। दोनों पति पत्नी उस पर पूरी दुनिया निछावर कर देने को तैयार रहते थे। बस इसी वजह से वो खुद को कोई परी समझने लगी थी। घर जाकर भी मैं सारा दिन खुद को कोसती रहती। मैं अपनी बेटियों को देखती तो वह माला से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि काश माला की जगह मेरी नीता की शादी वहाँ हो जाए तो हम सबकी किस्मत ही बदल जाएगी। मेरी 3 बेटियाँ थीं और नीता सबसे छोटी थी। मैंने दिल ही दिल में एक इरादा बना लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मैं अपने इस इरादे में कामयाब हो जाऊं। मैं सुबह जब काम पर गई तो पता चला परसों माला की शादी है, मगर हैरत यह थी कि वह इस शादी से खुश नहीं थी। जिस लड़की को अपने माता पिता के घर में ही सब कुछ मिल जाए, फिर उसे शादी करके ससुराल जाकर करना ही क्या है। खैर, मैं माला के कमरे में गई। मैं बोली, मैडम जी, मेरी छोटी बेटी की बड़ी इच्छा है कि वह आपकी शादी में आए। आप तो जानती हैं हम गरीब लोग हैं, हमारा खाना पीना ही बहुत मुश्किल से होता है, फिर हम कपड़े वगैरह का तो सोच भी नहीं सकते। हो सके तो आप अपना कोई पुराना सूट निकाल कर मेरी बेटी को दे दें। माला हमेशा मेरी बेटियों के लिए कपड़े दिया करती थी। आज भी वे उठी और अपनी अलमारी से बहुत सारे सूट निकाल कर मुझे दे दिए। बोले कि तुम्हारी बेटी को ये ड्रेस बहुत ही पसंद आएगी, उससे कहना कि इन्हीं में से कोई एक ड्रेस पहनकर मेरी शादी में आ जाए। मैंने माला को आशीर्वाद दिया और उठ खड़ी हुई। मैं यह भी जानती थी कि इन अमीर लोगों को किसी तरह की आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं होती, मगर फिर भी उन्हें आशीर्वाद का बड़ा लालच होता है। वह चाहते हैं कि हर कोई झोलियां उठा उठा कर उनको दुआएं दे। खैर, मैं वो कपड़े लेकर घर आ गई। मेरी बेटियां बहुत खुश हो चुकी थी। मैंने वे सारे कपड़े एक एक करके तीनों बेटियों में बांट दिए। फिर मैं नीता को कमरे में बुलाने लगी। मैं बोली, नीता, तुम तो जानती हो तुम अपनी तीनों बहनों में सबसे ज़्यादा सुंदर हो। वह मुस्कुराकर बोली कि मम्मी, मैं जानती हूँ, सब कहते हैं जब तुम अपनी नीली आंखें मटका कर देखती हो तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती हो। मैं बोली, नीता, परसों मैं तुम्हें अपने मालिक के घर लेकर जाऊंगी। तुम्हें छोटे छोटे कपड़े पहनने हैं जैसे ऊंचे ऊंचे घरों की लड़कियां पहनती हैं और ख़ुद को किसी हीरोइन की तरह तैयार करना है।
वहाँ पर सब बहुत अमीर अमीर लोग आएंगे। तुम्हें किसी लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करना है ताकि तुम्हारी शादी भी अमीर लोगों में हो जाए और फिर हमारे दिन बदल जाएंगे। मेरी बात पर वो ज़ोर से हंसी और बोली, मम्मी ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप नहीं जानती मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने उसे आशीर्वाद दिया। जब शादी का दिन आया तो उसी मोहल्ले के ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा कर मैं नीता को शादी में लेकर चली गई। मालिक के घर में ज़्यादा मेहमान नहीं आए थे, उन्होंने शादी का फंक्शन घर पर ही रखा था। मैंने अपनी बेटी से कह दिया कि जो भी लड़का तुम्हारे जाल में फंसे उसे फंसा लेना। मैं एक माँ होकर भी अपनी बेटी को बेशर्मी का पाठ पढ़ा रही थी। न जाने मुझे क्या हो गया था, मुझे अच्छा और बुरा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब मालिक और मालकिन सामने आए तो मैंने नीता से कहा कि मालकिन के पैर छूकर आशीर्वाद लो, खुशी का मौका है, वे तुम्हें सगुन जरूर देंगी। नीता ने बहुत ही तमीज़ के साथ मालकिन को नमस्ते किया। मालकिन तो मेरी बेटी को एक नज़र देखकर आगे बढ़ गई, उसने नमस्ते का जवाब देना भी गवारा नहीं किया। मालिक ने मेरी बेटी को बड़ी गहरी निगाहों से देखा। वह बोले, क्या नाम है इसका? मैं बोली, नीता नाम है इसका। मालिक बोले, नीता तुम जाकर फंक्शन देखो, मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है। उन्होंने भी मेरी बेटी के हाथ पर 1 रुपया भी नहीं रखा था, जबकि मेरी बेटी बहुत ही फैंसी ड्रेस पहनकर तैयार हुई थी। उसका आधे से ज़्यादा शरीर दिखाई दे रहा था। इस समय वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। नीता ने मुझे इशारा किया और चली गई। मालिक बोले, बहुत कम उम्र है तुम्हारी बेटी की, अभी तो उसकी शादी की उम्र भी नहीं है। शादी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं बोली, क्यों मालिक, क्या हुआ? उसका तो अभी कोई रिश्ता नहीं आया तो शादी कहाँ से होगी? मालिक होठों ही होठों में मुस्कुराए और अपने दिल पर हाथ रखकर कहने लगे, तुम्हारी बेटी नीता दिल को भा गई है। सच में तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बोलो, अपनी बेटी का हाथ दोगी मेरे हाथ में? मैं एकदम से हक्का बक्का रह गई। मैं बोली, मालिक आप तो उम्र में बहुत बड़े हैं। वे मुस्कुराकर कहने लगे कि हाँ, उम्र में बहुत बड़ा हूँ, मगर मेरा दिल तो अभी जवान है। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारी बेटी के नाम लिखने को तैयार हूँ। मालिक के मुँह से यह बात सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। मैं बोली, साहब जी आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप कहें तो मैं आज ही अपनी बेटी की शादी आपसे करवा दूंगी। मेरी बात सुनकर मालिक मुस्कुराने लगे। बोले, हाँ तुम्हारा ख्याल तो बहुत अच्छा है, ऐसा करो अपनी बेटी को तैयार करो। मैं बोली, मालिक आज तो आपकी बेटी की शादी है, अगर मालकिन को पता चल गया तो वे हंगामा खड़ा कर देंगी। मेरी बात सुनकर मालिक हंसते हुए कहने लगे, मेरी पत्नी मेरे फैसले पर उफ तक नहीं करती। मैंने सर हिला दिया और आगे बढ़ गई। मुझे इन अमीर लोगों की कोई भी बात समझ नहीं आती थी, हालांकि उनके जूठे बर्तन धोते धोते सारी ज़िंदगी गुजर गई थी। खैर मैं जल्दी से नीता के पास गई और बोली, इधर आकर मेरी बात सुनो। मैंने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया और वो मेरे साथ चल पड़ी। मैं उसे एक कोने में ले गई और बोली, हम यहाँ जिस मकसद के लिए आए थे वह पूरा हो चुका है। मेरी बेटी का मुंह खुला का खुला रह गया। कहने लगी, मम्मी मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम सच कह रही हो। मैं बोली, एकदम सच कह रही हूँ मैं। वह बोली, मम्मी बताओ कौन सा लड़का मेरे लिए पसंद किया है? मैं बोली, नीता तुम मेरे मालिक को बहुत पसंद आ गई हो, वह तुमसे शादी करना चाहते हैं। वह हैरान होकर बोली, मम्मी आप चाहती हैं मैं उस बूढ़े से शादी कर लूं? यह तो बहुत ही घाटे का सौदा है। मैं बोली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी शादी किसी लड़के से होती तो सारी जायदाद तुम तक आते आते सालों लग जाएंगे। जाहिर सी बात है, औलाद के पास तो जायदाद तभी आती है जब उसके माता पिता का देहांत हो जाता है, जबकि यहाँ तो तुम सीधे सीधे हर चीज़ की मालकिन बन जाओगी। मालिक ने पहली नज़र में ही तुम्हें पसंद कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वह शादी में आधी संपत्ति तुम्हारे नाम कर देंगे। जिस दिन वे भगवान को प्यारे हो जाएंगे तब तुम अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी कर लेना। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी हंसकर कहने लगी कि ठीक है। मेरी बेटी शादी के लिए राजी हो गई थी। मैं बोली, नीता अमीर होकर हमें भूल मत जाना, हमारा हिस्सा भी हमारे लिए तैयार रखना। वह कहने लगी, मम्मी आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करें। शादी के दूसरे ही दिन मैं आपको अपनी बहनों को इस बंगले में बुला लूँगी। मैंने अपनी हाँ मालिक तक पहुँचा दी। उन्होंने झटपट ही पंडित की व्यवस्था कर ली।
फेरों के समय मालिक ने मुझे मेहमानों के लिए जूस लेने के लिए भेज दिया। इस समय मैं यह काम करके अपनी बेइज्जती महसूस कर रही थी। अब तो मैं मालिक की पत्नी की माँ थी। वे मुझे काम का क्यों कह रहे थे? खैर मैं जूस लेकर आई तो शादी की सारी रस्में हो चुकी थी। मालिक बोले, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी बेटी विदा होकर मेरे घर आ गई है, तुम्हारा काम अब ख़त्म हो गया है। मैं मुस्कुरा कर बोली, आपका जो हुक्म। ये कहकर मैं वहाँ से घर आ गई थी, जबकि मेरे होठों पर शातिराना मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मालिक ने मुझे क्या समझ रखा है? बेटी की विदाई के बाद मेरा काम ख़त्म हो गया है? बल्कि मेरा काम तो अब शुरू हुआ है। अभी तो मालिक की पहली पत्नी से तलाक भी दिलवानी थी और इस बंगले पर खुद मालकिन बनकर हुक्म चलाना था। खैर मैं वापस लौटी तो शाम हो चुकी थी। मेरा पति भी काम से वापस आ चुका था। वह मेरी तरफ देख कर बोला, नीता कहाँ है? अब मुझे अपनी खुशी के इजहार का मौका मिल गया था। मैं खुश होकर बोली कि मैं नीता को अपनी मालकिन बना आई हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे पति हैरान रह गए। बोले, क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। मैं हंसी थी। मैं बोली, हाँ मैं जानती हूँ तुम एक नंबर के बुद्धू हो। अगर बुद्धू ना होते तो आज तुम कुछ करने के काबिल होते। खैर मैं नीता की शादी अपने मालिक से करा के आई हूँ। मालिक ने वादा किया है कि वह अपनी आधी जायदाद नीता के नाम कर देंगे और तुम सबके लिए यह मैसेज दिया है कि अपने अपने कपड़े पैक कर लो। वे जल्दी ही गाड़ी भिजवा कर हमें उस कोठी में बुला लेंगी। मेरा पति गुस्से से चीखने लगा और बोला कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जाहिल औरत। तुमने पैसे के लालच में मेरी फूल सी बच्ची की शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी। मैंने गुस्से में सर झटका और कहा कि बोलते रहो तुम, मुझे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है। मैं उठी और अपनी बेटियों के पास आ गई। मैं बोली कि तुम सबके दिन भी बदलने वाले हैं। नीता तुम सबका रिश्ता भी अमीर लोगों में करवा देंगी। मेरी तीनों बेटियां मुझ पर गई थी, सबकी सब चालाक थी। मेरी बात सुनकर वे खुश हो गई। थोड़ी देर बाद आकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी कि कहीं मैंने घाटे का सौदा तो नहीं कर दिया। मुझे चाहिए था कि मालिक से कहती कि शादी के बदले मुझे 10 लाख रुपए अभी चाहिए। उनके पास जितना पैसा था, यह रकम तो उनके लिए मामूली सी थी। हे भगवान, मैं फेरों से ठीक पहले पैसे क्यों नहीं मांगे? अब ये सोच सोच कर मैं बेचैन होने लगी। खैर मैंने सोचा कि चलो सुबह जाकर मालिक से पैसे मांगूंगी। सारी रात मुझे सुहाने सपने आते रहे, मगर मुझे क्या पता था कि अब मेरी किस्मत पलटने वाली थी। मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं बल्कि सिर्फ पछतावा आने वाला था। सुबह मैं कोठी के लिए निकल पड़ी। मैंने रास्ते से उधार नाश्ता लिया और कोठी की तरफ बढ़ गई। आज मेरे नखरे और चाल ढाल देखकर सब नौकर हैरान हो रहे थे। जैसे ही मैं हवेली में दाखिल हुई तो मुझे सांप सूंघ गया, क्योंकि वहाँ तो मैं हक्का बक्का सी खड़ी रह गई। नाश्ते की थैली मेरे हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। मैं थर थर काँपने लगी थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं दीवानों की तरह वहाँ से भाग आई। मैं सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लालच ने मुझे डुबो दिया था। मेरे अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। रह रह कर मेरी आंखों के सामने हवेली का वो मंजर घूम रहा था। जब मैं नाश्ते की थैली लेकर अंदर हवेली में दाखिल हुई थी तो वहाँ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी माला नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि रात में इन्होंने माला की शादी की है और साथ ही साथ मालिक ने अपनी भी शादी की है। माला तो घरेलू कपड़ों में आराम से बैठी नाश्ता कर रही थी। अगर ये तीनों सामने बैठे हुए थे तो फिर मेरी बेटी कहाँ चली गई? मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मैं बेचैन हो उठी और इसीलिए भागती हुई बाहर आ गई थी। मैं एक बार फिर से हवेली चली गई। इस बार मुझे मालिक सामने ही मिल गए। मैंने गुस्से से उनका गिरेबान पकड़ लिया। वह बोले, क्या बात है? तुम अपने होश में तो हो? जानती हो क्या कर रही हो? मैं चीख कर बोली, अगर आपकी बेटी इस घर में मौजूद है तो फिर मेरी बेटी कहाँ चली गई? मालिक ने एक झटके से अपना गिरेबान मुझसे छुड़वाया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह बोले, चलो मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि इस दुनिया में मेरी एक ही बेटी है, माला। वो किसी लड़के को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। मैं भी शादी पर तैयार था, मगर फिर एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। मैं पिछले 10 साल में जितना भी माल गैर कानूनी तरीके से जमा किया था वह कानून की नज़र में आ गया था। मैं चाहता था कानून अपनी आंखें बंद कर ले, इसीलिए मुझे अपनी इकलौती बेटी की कुर्बानी देनी पड़ी थी। मैंने बहुत बड़े अफसर से अपनी बेटी की शादी तय करके उस अफसर का मुंह बंद करवा दिया।
वो उम्र में मुझसे भी 2-3 साल बड़ा था, लेकिन मैं मजबूर था, क्या करता। अपनी मेहनत की कमाई यूँ बर्बाद होते नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने अपनी बेटी का सौदा कर दिया और उस 60 साल के बुढ़े से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। शादी के दिन मेरी बेटी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, लेकिन उस दिन जब तुम अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आई तो मैंने तुम्हारी नीता को उस अफसर के सामने पेश किया। नीता मेरी माला से भी ज़्यादा सुंदर थी। अचानक से उस अफसर का दिल उस पर आ गया। मैंने तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा तो तुम उम्र के फ़र्क को भूलकर पैसे के लिए राजी हो गई थी और मैं तुम्हारी बेटी की शादी उस बूढ़े अफसर से करा दी जहां मैं अपनी बेटी की शादी करने वाला था। अब मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी का पता ठिकाना तो नहीं बता सकता, हाँ मगर तुम्हें पैसे ज़रूर दे सकता हूँ जिसने तुम्हें इस काम के लिए मजबूर किया था। मालिक ने मेरे सामने 50 लाख रुपए का चेक काट कर मुझे थमा दिया। बोले, यह तुम्हारी बेटी की कीमत है। मैंने कांपते हाथों से वह चेक थाम लिया था। मैं इन बड़े लोगों के सामने नहीं लड़ सकती थी क्योंकि मैं मजबूर थी। मैं वह पैसे लेकर घर आ गई। मेरी बेटियां कहने लगी, मम्मी यह इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैं बोली, यह तुम लोगों के लिए नीता ने भेजे हैं। मेरा पति बोला, सच सच बताओ क्या हुआ है? मैंने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। मेरे पति ने अपना माथा पीट लिया। वह बोले, तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, ना जाने वो कहाँ कहाँ जलील होती फिरेगी। मेरा पति बोला, तुम्हारे मालिक ने जिस आदमी के साथ हमारी बेटी की शादी की है वह अपने किसी और बिजनेस डील के लिए हमारी बेटी को आगे पहुंचा देगा। अब उसकी किस्मत में सारी ज़िंदगी की जिल्लत लिखी है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मालिक के दिए हुए 50 लाख से हमारी ज़िंदगी बदल गई थी। मेरी बेटियां बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही थी, मगर मुझे ये ऐशो आराम चुभता है। ऐसा लगता है जैसे कि नीता के खून के बदले मिलने वाली रकम है। मुझे ये पैसा जहर लगता है। खुद को माँ कहते हुए भी शर्म आती है। एक ऐसी माँ जिसने अपनी ही बेटी का सौदा कर डाला। आज मुझे समझ आया कि मेरी माँ ने मेरी शादी एक अमीर आदमी से करने के बजाय एक गरीब आदमी से क्यों की थी, क्योंकि वो मुझे इज्जत की ज़िंदगी तो दे रहा था। जब भी नीता याद आती है तो दिल खून के आंसू रोता है। पता नहीं मेरी फूल सी नाजुक बच्ची किन दरिंदों के बीच में फंसी हुई होगी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान मेरी बेटी के सारे दुख दूर कर दे, बदले में चाहे तो तू मेरी जान ले ले। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।